दिल्ली में सोमवार शाम एक जबरदस्त धमाका हुआ। जी। लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास जी। शाम के व्यस्त समय में एक कार में हुए इस धमाके ने मतलब पूरे शहर को दहला दिया। बिल्कुल। कई जाने गईं और बहुत से लोग घायल भी हुए। आज हम इसी पर थोड़ा गहराई से बात करेंगे, जो अलग अलग न्यूज रिपोर्ट्स आई हैं उनके आधार पर। जी। कोशिश यही है कि समझे कि भाई असल में हुआ क्या, इसका पीछे का संदर्भ क्या है और इसके मायने क्या हो सकते हैं। हाँ, ये 10 नवंबर 2025 की शाम की घटना है और ये धमाका सिर्फ अपने आप में एक भयानक हादसा नहीं है, बल्कि दिल्ली के इतिहास और हाल की कुछ दूसरी घटनाओं को देखते हुए ना कई गंभीर सवाल भी खड़े करता है। तो हमारा मकसद यही है कि इन सारे पहलुओं को सामने रखें ताकि एक पूरी तस्वीर साफ हो सके। बिल्कुल। तो सबसे पहले हुआ क्या था उस शाम, मतलब एग्जैक्टली क्या हुआ? देखिए, शाम करीब 7 बजे का वक्त था। लाल किला मेट्रो स्टेशन का गेट नंबर 1 है, उसके पास सुभाष मार्ग ट्रैफिक सिग्नल पर वहीं एक कार में यह धमाका हुआ। अच्छा। चश्मदीदों ने जो बताया उसके हिसाब से धमाका बहुत जोरदार था। आवाज मतलब कई किलोमीटर दूर तक, शायद ITO तक सुनाई दी। बाप रे। हाँ, और आसपास की जो बिल्डिंग्स थीं, गाड़ियां थीं, उनके शीशे टूट गए। और ये कार कौन सी थी? कुछ रिपोर्ट्स में हुंडई i20 का जिक्र है, कोई स्विफ्ट कह रहा है। हाँ, शुरू में थोड़ी कंफ्यूजन थी। कुछ शुरुआती रिपोर्ट्स में हुंडई i20 का नाम आया। एक ऑटो चालक जो घायल हुए, उन्होंने कहा कि उनके सामने एक स्विफ्ट कार थी। लेकिन बाद में दिल्ली पुलिस कमिश्नर सतीश कोलचा ने बताया कि शुरुआती जांच ये इशारा कर रही है कि धमाका एक धीमी गति से चल रही हुंडई i20 में हुआ। धीमी गति से? जी, जब वो ट्रैफिक सिग्नल पर पहुंच रही थी और उसमें मतलब यात्री भी सवार थे। ओहो, और इसका असर मतलब कितना भयानक था? मौतें, घायल? असर बहुत भयानक था। शुरुआती जो सरकारी आंकड़े आए उनके मुताबिक कम से कम 8 लोगों की मौत हुई। 8 लोग? जी, और 24 से ज्यादा लोग घायल हुए, जिन्हें फौरन पास के LNGP लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल ले जाया गया। और धमाके के बाद आग भी लगी थी शायद? हाँ बिल्कुल, धमाके के बाद कई गाड़ियों में आग लग गई। दिल्ली फायर सर्विस ने बताया कि 6 कारें, 2 ई-रिक्शा और 1 ऑटो रिक्शा ये पूरी तरह से जल गए। ओह। और चांदी चौक ट्रेडर्स एसोसिएशन ने कुछ वीडियो भी शेयर किए और जो चश्मदीद बता रहे थे, घटनास्थल पर शव और शरीर के अंग बिखरे पड़े थे। मंजर बहुत ही मतलब दर्दनाक था। बहुत भयावह। एक चश्मदीद ने तो ये भी बताया कि धमाका इतना जोरदार था कि वो 3 बार गिरे। और चांदी चौक ट्रेडर्स एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं, उनकी दुकान करीब 800 मीटर दूर है घटनास्थल से। उन्होंने कहा कि धमाके से उनकी दुकान की पूरी बिल्डिंग हिल गई। 800 मीटर दूर तक असर? जी, और पूरे बाजार में अफरा तफरी मच गई थी। जाहिर है इतनी बड़ी घटना के बाद तो फौरन एक्शन शुरू हो गया होगा, फायर डिपार्टमेंट, पुलिस। बिल्कुल बिल्कुल। दिल्ली फायर डिपार्टमेंट को शाम 6:30 बजे पर कॉल मिली। फौरन 7 फायर टेंडर्स मौके पर भेजे गए और करीब 7:30 बजे तक उन्होंने आग पर काबू पा लिया था। और पुलिस? दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल जो टेररिज्म और सीरियस क्राइम देखती है, वो तुरंत एक्टिव हो गई। पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया, घेर लिया गया। मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 और 4 को भी बंद करना पड़ा। और केंद्र सरकार की तरफ से भी तेजी दिखाई दी? हाँ बिल्कुल। गृह मंत्री अमित शाह ने फौरन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सिचुएशन की जानकारी दी। और सिर्फ दिल्ली ही नहीं, बल्कि मुंबई, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, चंडीगढ़, राजस्थान, कई राज्यों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। अच्छा, मतलब मामला काफी गंभीर माना गया शुरू से ही। जी हाँ। और CISF यानी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, उन्होंने भी दिल्ली NCR के सारे एयरपोर्ट, मेट्रो स्टेशन, सरकारी इमारतें और जो भी इंपॉर्टेंट जगह हैं, वहां हाई अलर्ट घोषित कर दिया। और जांच के लिए कौन कौन सी एजेंसीज मौके पे पहुंची, दिल्ली पुलिस के अलावा? हाँ, कई सेंट्रल एजेंसीज भी फौरन जांच में जुट गईं। NIA यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जो टेरर केसेस देखती है। हाँ। NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, उनकी बॉम्ब डिस्पोजल और पोस्ट ब्लास्ट एनालिसिस टीमें, और फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी FSL की टीमें, ये सब मौके पर पहुंचे और सबूत इकट्ठा करना शुरू कर दिया। गृह मंत्री खुद भी गए थे शायद घटनास्थल पर? जी, गृह मंत्री अमित शाह पहले घटनास्थल पर गए और फिर LNJP अस्पताल भी गए घायलों से मिलने। उन्होंने यही कहा कि जांच हर एंगल से की जा रही है, लेकिन धमाके का असली कारण क्या है, मतलब ये कोई टेररिस्ट एक्ट है या फिर गाड़ी में CNG लीक जैसी कोई दुर्घटना, ये तो फोरेंसिक सैंपल्स की जांच के बाद ही पता चलेगा। तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता? नहीं, उन्होंने कहा कि किसी भी संभावना को नजरअंदाज नहीं किया जा रहा है। और वो जो हुंडई i20 कार का जिक्र पुलिस कर रही है, उसके मालिक का क्या हुआ? हाँ, ये एक इम्पॉर्टेंट कड़ी है। पुलिस जिस कार की बात कर रही है, खबर है कि उसके मालिक को हिरासत में ले लिया गया है। अच्छा। उससे पूछताछ चल रही होगी यकीनन। और एहतियात के तौर पर चांदनी चौक ट्रेडर्स एसोसिएशन ने अगले दिन यानी मंगलवार को बाजार बंद रखने का भी ऐलान किया था।
अब आते हैं उस संदर्भ पर जो इस घटना को शायद और भी ज्यादा गंभीर बनाता है। ये धमाका बिल्कुल अकेले में नहीं हुआ है। इसके ठीक पहले कुछ और ऐसी डेवलपमेंट्स हुई थी जिन्होंने सुरक्षा एजेंसियों को जरूर अलर्ट किया होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। बिल्कुल सही कहा आपने। धमाके से ठीक एक दिन पहले और धमाके वाले दिन ही 2 बड़ी खबरें आई थीं जो अब इस धमाके के कॉन्टेक्स्ट में देखी जा रही हैं। अच्छा, क्या थी वो खबरें? पहली तो ये कि गुजरात ATS एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया, एक तेलंगाना से और 2 उत्तर प्रदेश से। उन पर क्या आरोप थे? आरोप बहुत गंभीर हैं। गुजरात ATS के DIG ने बताया कि ये लोग रिसिन नाम का एक जहर होता है। रिसिन? ये तो बहुत खतरनाक माना जाता है। जी हाँ, ये एक बेहद जहरीला बायोलॉजिकल एजेंट है। आरोप है कि ये लोग रिसिन और पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए भेजे गए हथियारों का इस्तेमाल करके बड़े आतंकी हमले की प्लानिंग कर रहे थे। पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए हथियार? हाँ, उनके मुताबिक इनका हैंडलर बॉर्डर पार से ड्रोन से हथियार और इंस्ट्रक्शंस भेज रहा था। ये तो एक बड़ी खबर है। और दूसरी घटना, वो तो धमाके वाले दिन ही सामने आई। हाँ, और ये शायद और भी ज्यादा चौंकाने वाली है। धमाके वाले दिन ही जम्मू कश्मीर, हरियाणा और उत्तर प्रदेश पुलिस ने सेंट्रल एजेंसीज के साथ मिलकर एक बड़े व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़ करने का दावा किया। व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल? मतलब पढ़े लिखे लोग? बिल्कुल, मतलब इसमें प्रोफेशनल्स, पढ़े लिखे लोग शामिल थे। बताया गया कि ये मॉड्यूल जैश ए मोहम्मद JEM और अंसार गजवतुल हिंद AGH जैसे आतंकी संगठनों से जुड़ा था। और इसमें गिरफ्तारियां भी हुई? जी, इसमें 3 डॉक्टर समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया। डॉक्टर्स? हाँ, इनमें कश्मीर के डॉक्टर मुजम्मिल गनई, जिन्हें फरीदाबाद से गिरफ्तार किया गया, और लखनऊ की डॉक्टर शाहीन, जिनकी कार से AK-47 राइफल मिलने का दावा किया गया है और जिन्हें पूछताछ के लिए श्रीनगर ले जाया गया है। ये कुछ नाम हैं जो सामने आए हैं। ये तो बहुत ही मतलब शॉकिंग है। और बरामदगी भी हुई थी शायद कुछ। हाँ, और वो आंकड़ा बहुत बड़ा है। अधिकारियों के मुताबिक ये ऑपरेशन करीब 15 दिन चला था और इसमें कुल मिलाकर लगभग 2900 किलोग्राम विस्फोटक सामग्री जब्त की गई। 2900 किलो, ये तो बहुत ही ज्यादा है। बहुत ज्यादा। इसमें अमोनियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, सल्फर, इस तरह की चीजें शामिल हैं। अकेले डॉक्टर गनई के फरीदाबाद वाले किराए के घर से ही करीब 360 किलो संदिग्ध अमोनियम नाइट्रेट, हथियार और टाइमर बम बनाने का सामान बरामद हुआ है। 360 किलो एक घर से? जी। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या इन गिरफ्तारियों का, इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक की बरामदगी का और ये जो दिल्ली में धमाका हुआ, क्या इनके बीच कोई सीधा कनेक्शन है? गृह मंत्री ने मल्टी एजेंसी जांच के निर्देश दिए हैं, लेकिन क्या अभी तक कोई ऑफिशियल लिंक बताया गया है? देखिए, जो सूत्रों के हवाले से खबरें आ रही हैं मीडिया में, उनके मुताबिक फिलहाल जांच एजेंसियां इन लिंक्स को खंगाल रही हैं। क्योंकि टाइमिंग ऐसी है, ये गिरफ्तारियां और बरामदगी धमाके से ठीक पहले हुई हैं, तो कनेक्शन की जांच करना तो मतलब स्वाभाविक है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन ये जोर देना जरूरी है कि अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि इन मामलों और दिल्ली धमाके के बीच कोई सीधा संबंध है या नहीं। तो अभी किसी नतीजे पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। जांच कई एंगल से चल रही है। ठीक है। अच्छा, ये धमाका दिल्ली के लिए, जैसा हम कह रहे थे, पुराने जख्मों को कुरेदने जैसा है। रिपोर्ट्स कह रही हैं कि 2011 में जो दिल्ली हाईकोर्ट के बाहर धमाका हुआ था, जी, उसके बाद ये पिछले 14 सालों में शहर में हुआ सबसे बड़ा धमाका है। दिल्ली ने तो पहले भी बहुत दर्द झेला है ऐसे हमलों का। हाँ, दुर्भाग्य से दिल्ली का इतिहास ऐसे हमलों से भरा पड़ा है। 90s के आखिर में शहर ने कई छोटे बड़े धमाके देखे थे। सदर बाजार, करोल बाग, चांदनी चौक, ये सब इलाके प्रभावित हुए थे। बल्कि 1997 में लाल किले के पास ही 2 धमाके हुए थे, इसी इलाके के पास, जिसमें 3 मौतें हुई थी और 70 लोग घायल हुए थे। तो मतलब इस घटनास्थल का एक सीधा ऐतिहासिक कनेक्शन भी है। अच्छा, 1997 में भी यहीं पास में हुआ था? जी। और उसके बाद भी बड़े हमले हुए? हाँ, 2000 में लाल किले के अंदर गोलीबारी हुई, 2001 में संसद पर हमला हुआ, वो तो सबको याद है। बिल्कुल। फिर 2005 में दिवाली से ठीक पहले सरोजनी नगर, पहाड़गंज और गोविंदपुरी में जो एक साथ धमाके हुए थे, अच्छा, उन्होंने तो दिल्ली को हिला दिया था। 60 से ज्यादा जाने गई थी उसमें। हाँ, वो बहुत भयानक था। फिर 2008 में कनॉट प्लेस, करोल बाग, ग्रेटर कैलाश आय में धमाके हुए। और जैसा आपने कहा, 2011 में दिल्ली हाईकोर्ट के बाहर ब्रीफ केस बम धमाका। तो अतीत में इन हमलों के पीछे कौन से संगठन रहे हैं
और एक सवाल ये भी उठता है कि 2011 के बाद जो सुरक्षा इंतजाम कड़े किए गए थे, सीसीटीवी वगैरह लगे, क्या उसका मतलब ये नहीं था कि अब ऐसे हमले मुश्किल हो गए हैं? क्या ये ताज़ा घटना उन उपायों पर सवाल खड़े करती है? देखिए, अतीत में ज्यादातर मामलों में लश्कर-ए-तैयबा, एलएटी और इंडियन मुजाहिदीन आईएम जैसे संगठनों का हाथ सामने आया था। और आपका दूसरा सवाल बिल्कुल जायज़ है। 2011 के हाईकोर्ट धमाके के बाद ये माना गया था कि हाँ, सिक्योरिटी अपग्रेड हुई है, खासकर सीसीटीवी नेटवर्क और इंटेलिजेंस गैदरिंग को काफी मजबूत किया गया है। हाँ। और शायद इसी वजह से पिछले एक दशक से ज्यादा वक्त से दिल्ली में इस तरह का कोई बड़ा धमाका नहीं हुआ था। लेकिन ये जो ताज़ा घटना हुई है, ये निश्चित रूप से सुरक्षा व्यवस्था और इंटेलिजेंस की प्रभावशीलता पर गंभीर सवाल खड़े करती है, चिंता पैदा करती है। क्या मतलब खतरे का तरीका बदल गया है या कहीं कोई चूक हुई? हाँ, ये जांच का ही विषय है कि क्या खतरे का स्वरूप बदला है या कहीं कोई चूक हुई, या दोनों बातें हैं। और इस पूरी जांच के पृष्ठभूमि में हाल ही में मीडिया में कुछ कथित धमकियों की रिपोर्ट्स भी आई हैं, वो मामले को और पेचीदा बनाती हैं। जी हाँ, और यहाँ ये साफ करना बहुत जरूरी है कि हम सिर्फ मीडिया रिपोर्ट्स जैसे इकोनॉमिक टाइम्स या टाइम्स ऑफ इंडिया में जो छपा है वो जानकारी साझा कर रहे हैं। हाँ, ये जरूरी है। हम इन दावों की पुष्टि नहीं कर रहे। तो इन रिपोर्टों के अनुसार पहली, लश्कर-ए-तैयबा की एक कथित धमकी का जिक्र है। अच्छा। हाल ही में शायद 30 अक्टूबर को पाकिस्तान के खैरपुर तमेवाली में कोई रैली हुई थी। उसका एक वीडियो सामने आया। इसमें एलईटी का एक कमांडर है सैफुल्लाह सैफ, उसने कथित तौर पर धमकी दी कि वो बांग्लादेश में जो उनके लोग हैं उनके जरिए भारत पर हमला करेंगे। बांग्लादेश के जरिए? रिपोर्ट के मुताबिक उसने कहा कि हाफिज सईद चुप नहीं बैठा है और वो ऑपरेशन सिंदूर का बदला लेंगे। ये भी दावा किया गया कि हाफिज सईद ने बांग्लादेश में युवाओं को कट्टरपंथी बनाने के लिए अपने लोग भेजे हैं। और सैफ ने कथित तौर पर यह भी कहा कि अब अमेरिका हमारे साथ है। अमेरिका हमारे साथ है, ये तो बड़ा अजीब दावा है एलएटी की तरफ से। हाँ, ये थोड़ा अजीब है, लेकिन रिपोर्ट में इसका जिक्र है। और दूसरी रिपोर्ट जैश-ए-मोहम्मद से जुड़ी है? जी, एक और रिपोर्ट के मुताबिक जैश-ए-मोहम्मद जेएम ने कथित तौर पर एक महिला विंग शुरू किया है। नाम है जमातुल मोमिनात। महिला विंग? हाँ, और दावा है कि इसका नेतृत्व जेएम चीफ मसूद अजहर की बहन सादिया अजहर कर रही है। अच्छा। आरोप यह है कि ये विंग कश्मीर में स्वतंत्रता आंदोलन की आड़ में महिलाओं को सुसाइड मिशंस के लिए ट्रेन कर रहा है। सुसाइड मिशन के लिए? जी, रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इसमें जेएम कमांडरों की पत्नियों और मदरसों की जो आर्थिक रूप से कमजोर महिलाएं हैं उनकी भर्ती की जा रही है। ये तो बहुत ही चिंताजनक रिपोर्ट्स हैं, लेकिन एक बार फिर ये साफ कर दें कि ये सिर्फ मीडिया में रिपोर्ट की गई कथित धमकियां और गतिविधियां हैं। बिल्कुल। लाल किला धमाके से इनका कोई सीधा कनेक्शन है या नहीं, ये कहना अभी नामुमकिन है और ये पूरी तरह से जांच का विषय है। बिल्कुल सही। लेकिन हाँ, ये उस मुश्किल और चुनौतीपूर्ण सुरक्षा माहौल को जरूर दिखाती हैं जिसमें ये धमाका हुआ है। हाँ, बिल्कुल। जांच एजेंसियां इन सभी कड़ियों को, हाल की गिरफ्तारियां, पुराना पैटर्न, ये कथित धमकियां, इन सब को जोड़ने या खारिज करने का मुश्किल काम करेंगी। तो हमने आज दिल्ली के लाल किला धमाके की घटना, उसके फौरन बाद क्या हुआ, अलग अलग एजेंसियों का क्या रिएक्शन रहा, इस पर विस्तार से बात की। हमने वो जो हाल में हाई प्रोफाइल गिरफ्तारियां हुईं और हजारों किलो विस्फोटक जब्त हुआ, उस महत्वपूर्ण संदर्भ को भी समझा। जी, हमने दिल्ली के पिछले धमाकों के दुखद इतिहास को याद किया और हाल में जो कथित आतंकी धमकियों की रिपोर्ट्स हैं उन पर भी नजर डाली। तो इन सब कड़ियों को अगर जोड़कर देखें तो कुल मिलाकर क्या तस्वीर उभरती है? यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है कि एक दशक से ज्यादा के गैप के बाद दिल्ली में इस स्केल का धमाका होना, ये सिर्फ एक आइसोलेटेड घटना नहीं है। ये सुरक्षा व्यवस्था के लिए एक बहुत बहुत गंभीर चेतावनी है। ये दिखाता है कि आतंकी खतरा न सिर्फ बना हुआ है बल्कि शायद नए और ज्यादा चिंताजनक रूप ले रहा है। आप देखिए, एक तरफ सीमा पार से कथित धमकियां हैं, दूसरी तरफ देश के अंदर अलग अलग राज्यों में पढ़े लिखे प्रोफेशनल्स का टेरर मॉड्यूल में शामिल होना और हजारों किलोग्राम विस्फोटक बरामद होना। हाँ, ये कॉम्बिनेशन बहुत डराने वाला है। बिल्कुल। ये सब मिलकर एक बेहद जटिल और परेशान करने वाली तस्वीर पेश करते हैं। ये सिर्फ एक लॉ एंड ऑर्डर की चुनौती नहीं है, ये एक गहरी सामाजिक और इंटेलिजेंस की चुनौती भी है। इसकी जांच में अभी कई परतें खुल सकती हैं। बिल्कुल, और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि भविष्य में हमारे सुरक्षा और खुफिया तंत्र के सामने किस तरह की चुनौतियां होंगी, खासकर जब खतरे अलग अलग जगहों से, अलग अलग तरीकों से और अलग अलग प्रोफाइल वाले लोगों से आ रहे हैं, चाहे वो बॉर्डर पार से हों या देश के भीतर से ही पनप रहे हों।
सही बात है। और ऐसी घटनाओं का आम जनजीवन पर, शहर के सामाजिक ताने बाने पर और लोगों के आपसी भरोसे पर क्या लंबा असर पड़ सकता है, इस पर गंभीरता से सोचने की जरूरत है।